दोस्तों, अपने पिछले पार्ट में देखा कि राजकुमार और सेनापति रात भर नगरी में पहरा देते हैं। उसे दिन राज्य में कोई भी हत्या नहीं होती। राजा के मन में संदेह घर कर लेता है। इसीलिए राजा ने सेनापति के पीछे गुप्तचर लगाने की सोची। अब आगे और उधर वृक्ष पर बैठी यक्षिणी मंजुलिका किसी चिंता में मग्न थी। वह बार बार उस सुंदर नव युवक को याद कर रही थी और विचारों में लीन थी। वह उस युवक के समीप जाना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, जो कि संभव नहीं था। यक्षिणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेशुद्ध उस वृक्ष पर रात भर बैठी रहती है। इधर सुबह होते ही राजा कुछ गुप्तचरों को आदेश देता है कि वह सेनापति दरवेश पर नजर रखें और उनके सारी दिनचर्या की जानकारी जल्दी से जल्दी मुंह तक पहुंचाए। दोस्तों, सभी गुप्तचर राजा के आदेश के अनुसार अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, किंतु याति राज्य में अभी तक किसी की हत्या का कोई समाचार सुनाई नहीं देता है। इधर राजा गंधर्व सेन की चिंता और बढ़ जाती है। सभी गुप्तचर भी सेनापति के विषय में सभी जानकारी इकट्ठी करके ला चुके थे। कहीं भी किसी भी हत्या की गतिविधि में सेनापति का हाथ नहीं था। सेनापति के विषय में सभी जानकारी पाकर राजा का संदेह तो मिट चुका था। और उधर मोरनी बनी मंजुलिका मानव हृदय का भक्षण नहीं कर रही थी, इसलिए प्रतिदिन उसका शरीर कमजोर और क्षीण होता जा रहा था और उसके मुख से रूप और लावण्य भी क्षीण होता जा रहा था। यक्षिणी वृक्ष पर मोरनी के रूप में यूं ही अचेत सी लेटी हुई थी। दोस्तों, तभी एक तोता उसके पास आता है और उस वृक्ष पर उस मोरनी बनी यक्षिणी के बगल में बैठ जाता है। पक्षियों की भाषा में तोता यक्षिणी बनी मोरनी से कुछ पूछता है, किंतु मंजुली का पक्षी होती तो उसकी भाषा समझ पाती। इसीलिए यक्षिणी उस तोते को मानव का रूप प्रदान करती है और स्वयं एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लेती है। ऐसा चमत्कार देखकर आसपास पेड़ पर सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। अब उस तोते का रूप मनुष्य की भांति हो गया था, इसीलिए अब वह तोता मनुष्य की भांति बातचीत कर सकता था। उसने यक्षिणी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ वृक्ष पर क्या कर रही हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है और तुमने अपना रूप कैसे बदल लेती हो, और तुमने मुझे भी मनुष्य रूप में बदल दिया है। ऐसी शक्तियां तुम्हारे पास कहां से आई हैं? तोते के प्रश्नों को सुनकर यक्षिणी मुस्कुराने लगती है और कहती है, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और इस तरह यक्षिणी अपने बारे में कहने लगती है, मैं एक प्रयत्न हूँ, मुझे मेरे माता पिता के विषय में कुछ भी मालूम नहीं है। ना जाने वह किस लोक से आए थे और मुझे इस धरती पर छोड़ जाते हैं। जब से मुझे इस संसार की समझ होती है, तब से ही मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता एक सेवक के सहारे मुझे इस धरती पर छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। उस सेवक ने मुझे बताया कि मुझे जीवित रहने के लिए किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण करना पड़ेगा। जब तक मैं छोटी थी तो वह सेवक मेरे लिए मनुष्य को मारकर उनका हृदय लाता रहता था, लेकिन जब मैं जवान होती हूँ तो यह कार्य मैं स्वयं करने लग जाती हूँ। जब वह सेवक ज्यादा बूढ़ा और लाचार हो जाता है तो उसने मुझे उनका हृदय खाने को कहता है और उसके हृदय को उसके शरीर से निकालकर खा लेती हूँ। मैं पिछले 250 सालों से जीवित हूँ। पहले मैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पुराने महल में रहती थी, किंतु एक दिन मेरा इस याति राज्य में आना होता है और मैं यही की होकर रह जाती हूँ। इतना कहकर मंजुलिका चुप हो जाती है। उधर मंजुलिका की यह बातें सुनकर तोते के तो जैसे प्राण सूख जाते हैं और उसने भयभीत होकर कहता है, कहीं तुमने मुझे मनुष्य इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरे हृदय का भक्षण कर सक? यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पहले वाले रूप में परिवर्तित कर दो और मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं इस वृक्ष पर कभी वापस नहीं आऊंगा और ना ही तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा। तोते की बात सुनकर पहले तो यक्षिणी मुस्कुराती है और फिर उससे कहती है, मुझे ऐसा कार्य करना होता तो मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ क्यों बताती, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव कर रही हूं। मैं उस युवक से प्रेम करने लगी हूं, किंतु उस नव युवक से कुछ कह नहीं सकती हूं और मेरे अस्वस्थ होने का यही कारण है। यक्षिणी की बातें सुनकर तोता कहता है, तो यह जो तुम अपने साथ कर रही हो वह बिल्कुल भी सही नहीं है। स्वयं को अस्वस्थ करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहले तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, उस रात मंजुलिका अपने भोजन के लिए याति नगर में प्रवेश करती है और उस रात उसने राजमहल की अश्वशलाला के पहरेदार के हृदय को
अपना भोजन बनाती है। भोजन ग्रहण करते ही वह पहले की तरह नवती हो जाती है। उसका रूप लावण्य लौट आता है। पहरेदार के मृत शरीर को वह वहीं छोड़कर फिर से उस वृक्ष पर लौट आती है जहां तोता सो रहा था। जब यक्षिणी वृक्ष पर आती है, यक्षिणी वृक्ष पर आकर निश्चिंत होकर सो जाती है। सुबह होती है तो राजमहल में चारों तरफ भय की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि अब हत्यारा राजमहल तक घुस आया था। अब राजा की चिंता बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। तब राजा कहता है कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही हो। इस हत्यारे का साहस तो देखो, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वह राजमहल तक आ पहुंचा है। दोस्तों, उसी रात राजा गंधर्वसेन अकेले ही याति राज्य का भ्रमण करने की सोचता है। वह सारी रात याति राज्य का भ्रमण करता रहता है, किंतु उन्होंने कोई भी गतिविधि दिखाई नहीं देती है। तभी दूर से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वह उस ओर तेज गति से भागता है। वह स्वर उसे वन की ओर से आता सुनाई दे रहा था। वह उस स्थान पर जाता है, किंतु अब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। इसलिए वह पत्थरों को रगड़कर आग जलाता है और उसी प्रकाश में हत्यारे को खोजने लगता है। अत्यधिक खोजने के बाद उसे एक मनुष्य का मृत शरीर मिलता है, जिससे उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि हत्यारा यहीं कहीं आसपास ही है। वह उसी झरने के समीप वाले वृक्ष के नीचे रात बिताने का निर्णय करता है। दोस्तों, कुछ समय पश्चात वह झरने के समीप पहुंच जाता है और वह वृक्ष भी उसे दिखाई देने लगता है। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगला पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।